आपके पास हो सकता है। जैसे हमारे पास यूज़र डाटा होता है, जो सपोज हम PUGC की डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जो जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो आपका हो सकता है। अब उसमें लॉजिकल डिवीजन जो सी है ना, वो आपकी अपनी हो सकती है। दैट विल बी कॉल्ड यूर प्लानिंग। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि जो मेरे पास IT के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका डाटा आपने सेपरेट रखना है, और जो है कॉमर्स के उनका डाटा सेपरेट रखना है, और जो लॉ के उनका सेपरेट रखना है। तो ये उनकी लॉजिकल डिवीजन हो सकती है। या एक दूसरा बंदा जो डिज़ाइन कर रहा है, प्लान कर रहा है, वो कहता है नहीं कि जो सारे स्टूडेंट्स का डाटा क्योंकि ये सेम है तो ये एक ही जगह होना चाहिए। तो वेल एंड गुड, ये हो गया। फिर उसके ऊपर आप डिफरेंट जो इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे, देखें वो नेचर ही डिफरेंट हो जाती है। तो वो सेपरेट डाटा हो गया, वो दैट मस्ट बी, मस्ट तो नहीं कहना चाहिए, शुड बी स्टोर सेपरेटली। तो हाईली हाईली सजेस्टेड होता है। तो उससे ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सिस्टम ज़्यादा स्मूथ होता है, क्यूरी टाइम डिक्रीज कर जाता है, और इन कह लें कि लॉन्ग रन आपका सिस्टम चलता है। तो इसलिए उसको सेपरेट जो है वो रिकमेंडेड होता है। फिर इसी तरह जो आपके टेम्परेरी डाटा जनरेट होता है, देखिए दो टाइप्स का डाटा जनरेट हो, एक होता है सिस्टम टेम्परेरी डाटा, जो कि अस्सलाम आप, वालेकुम सर जी जी, जी वालेकुम। स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, स्लाइड तो मैंने अभी शो ही नहीं की। ये देखिए फिर इधर से ठीक। आते हैं, मैं फिर ठीक। अभी उधर ही, हाँ जी। तो 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 जो बात ही भूल गई मुझे, किधर थे हम। डाटा अच्छा, शुड बी स्टोर्ड सर, हाँ जी, क्यूरी डिफरेंट टाइम टाइप्स, हाँ इंक्रीज। जी, डिफरेंट टाइप्स का डाटा। तो जैसे इंडेक्सेस हैं, तो उसको सेपरेट स्टोर होना चाहिए। और फिर इसी तरह अगर आप कोई टेम्परेरी डाटा जनरेट हो रहा है, जो यूजर्स का टेम्परेरी डाटा देख, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजर्स का टेम्परेरी डाटा कब जनरेट होता है, ये कौन बताएगा मुझे। कोई बंदा बता दे एक यार, टेम्परेरी डाटा यूजर्स का कब जनरेट होता है, या यूजर टेम्परेरी डाटा कह रहे हैं। सर जब कोई लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटर है, उसका डाटा टेम्परेरीली स्टोर किया जाएगा। माशाल्लाह सर जी, आप तो बहुत ही तेज जा रहे हैं। बच्चे वो भी बात ठीक है, उसको नहीं कहते वो तो आप देखें टेम्परेरी किसी वेरिएबल्स में या उस तरह मैनेज कर रहे होते हैं ना, फ्रंट एंड के ऊपर कर रहे होते हैं। तो हम तो प्योर डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो टेम्परेरी डाटा होता है ना, लेट्स सपोज जब आप ज्वाइन लगाते हैं, तो आपको पता है कि ज्वाइन जो है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस। एक होता है कि पहले वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है और फिर उसके ऊपर सिलेक्शन करता है। तो देखिए जब उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो वो डाटा कहीं तो इंटरनली कहीं स्टोर होगा ना। तो थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब आप ज्वाइन लगाते हैं दो टेबल्स पे, तो अब उसने उसके ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो दोनों सेपरेट हैं। पहले उसने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मीन्स के एक टेबल के अंदर 10 रोज हैं, दूसरे के अंदर 10 रोज हैं। तो जब वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो वो 10 × 10 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी आएंगी, 100 रोज आएंगी। तो और वो बढ़ाएंगे। 100, जी, जी जी, 100 ही हाँ आएंगे। जी, तो वो 100 रोज कहीं स्टोर होंगी ना। फिर उसके ऊपर सिलेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू द ज्वाइन कंडीशन, और वो डाटा फिल्टर होके आएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डाटा। फिर इसी तरह अगर आप कोई सॉर्टिंग का क्लास लगाते हैं, आप कोई जो से असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और इस तरह के जो भी आप काम करेंगे जिसमें इंटरमीडिएट डाटा जो सा है, दैट शुड बी स्टोर फॉर टेम्परेरी फॉर द इनपुट ऑफ द अदर ऑपरेशन। तो that will be stored in a that should be stored in a separate टेबल स्पेस। तो वो टेम्परेरी डाटा के लिए हम बना सकते हैं। फिर इसी तरह जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि रीडू सेगमेंट जो से हैं, अंडू सेगमेंट्स भी उनको कह देते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक सिस्टम अंडू सेगमेंट्स होते हैं, जो कि आपकी डाटा डिक्शनरी में जब ओरेकल सर्वर ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होता है तो उस वक्त जनरेट हो रहे होते हैं। और एक यूज़र अंडू सेगमेंट्स होते हैं, लाइक आप अपने डाटा में कोई चेंज करते हैं, आप रोल नंबर लाइक सपोज 10 है, उसका आप एड्रेस चेंज करते हैं, या उसका आप मार्क्स चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, तो उस वक्त जो उनसे वो डेट अंडू सेगमेंट जनरेट हो रहे होते हैं। तो वो जो अंडू सेगमेंट्स हैं, those should also be
स्टोर सेपरेटली इन अ सेपरेट टेबल स्पेस। फिर इसी तरह अगर आप कोई लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी आप स्टूडेंट की सपोज सीवी भी साथ स्टोर करना चाह रहे हैं या स्टूडेंट की पिक्चर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसको भी जो सा है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जब हम सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, सेगमेंट्स आएगा नेक्स्ट एक पूरा यूनिट, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ द ओरेकल विल हैंडल दिस लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बीओबी, ये लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स जो से हैं, तो उनको कैसे हैंडल करता है, या नेस्टेड टेबल्स को कैसे हैंडल करता है, जैसे टेबल विद इन टेबल होता है, तो उनको कैसे हैंडल करता है। तो उनको जो सा है वो सेपरेट टेबल स्पेस में स्टोर होना चाहिए, और उनका इवन के जो ब्लॉक साइज है दैट शुड आल्सो बी हाईली रिकमेंडेड, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। तो उसको मैं उस वक्त विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा किस से मुराद हमारी क्या है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि ओरेकल जो सा है, देखें ओरेकल जो सा है ना, ये आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि लॉजिकली वो आपको नज़र आ रहा होगा कि डाटा सेपरेट सेपरेट मैनेज हो रहा है, लेकिन फिजिकली डाटा सेपरेट सेपरेट नहीं होगा। फिजिकली with the help of the operating system there is only a one way to store the data and that is data file। तो वो फिजिकली सिर्फ डाटा फाइल्स में डाटा स्टोर हो रहा था, लेकिन जस्ट टू मैनेज द थिंग्स यूजर्स को लिए इजी हो जाता है कि वो डाटा जो है डिफरेंटली मैनेज हो रहा है और डिफरेंटली वो रिट्रीव हो रहा है। तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है, उसको प्लान करना इजी हो जाता है, और ऑब्वियसली उसको फिर रिट्रीव करना भी इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते, मतलब आप लॉजिकल स्ट्रक्चर्स खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, तो और बाय डिफॉल्ट देन ऑल दीज टाइप्स ऑफ डाटा विल बी आल्सो स्टोर्ड इन द सिस्टम टेबल स्पेस। क्योंकि डिफॉल्ट में आपकी एक टेबल स्पेस तो बननी है ना फॉर स्टोरिंग योर डाटा डिक्शनरी, जो कि आपकी डाटा डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए यूज होती है, तो वो बन जाती है। तो अगर आप सेपरेट टेबल स्पेसेस नहीं बनाएंगे, जो कि आज तक आपने नहीं बनाई, पहले हमने कोर्स पढ़ा तो आप ऐसे ही काम कर रहे थे, टेबल क्रिएट कर रहे थे, और वो तो वो जो उनका सारा कुछ है वो किधर स्टोर हो रहा था, वो जाके सिस्टम टेबल स्पेस में स्टोर हो रहा था। और वो फॉर लर्निंग पर्पस तो ठीक है, लेकिन जिधर आप प्रैक्टिकली या कमर्शियल बेस पे या एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जब आपका डाटा इंक्रीज करता है, लाइक एंट्रीज लाखों में जाती हैं या वो है, तो वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस चोक हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और एक टाइम आता है कि वो, जैसे ये मेरे ख्याल लास्ट टाइम भी आपको यूजर क्रिएट कर रहे थे, तो वो दे रहा था देर इज नो एनफ स्पेस इन सिस्टम टेबल स्पेस टू क्रिएट द न्यू यूजर, तो वो एरर दे रहा था। तो वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जो प्रैक्टिकल या एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें डाटा मस्ट बी लॉजिकली सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो ओरेकल आपको डाटा को मैनेज करने के लिए जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, उसमें द बिगेस्ट वन, कि जो अपर से हम स्टार्ट करेंगे, तो जो जो होता है बिगेस्ट वन होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टेबल स्पेस। ठीक है, अब इसके और भी फायदे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो डिफाइन द पर्पस टेबल स्पेस अभी हम करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको। और डाटा फाइल्स हो गया, क्रिएट टेबल स्पेस फिर कैसे करते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ टेबल स्पेसेस, लेकिन बाद में भी आप जितनी मर्जी टेबल स्पेसेस ऐड कर लें, उनमें डाटा फाइल्स ऐड कर लें, टेबल स्पेसेस को ड्रॉप कर लें, उनको ऑफलाइन कर लें, उनको रीड ओनली मोड में ले दें, तो आप ये सारे काम जो उनसे वो बाद में भी कर सकते हैं विदाउट शट डाउन द सर्वर। और देन हाउ वी विल मैनेज द टेबल स्पेसेस, और ऑब्वियसली देन के हाउ वी कैन मैनेज द टेबल स्पेसेस बाय यूजिंग द ओएमएफ। तो ओएमएफ देखें सबके साथ आ रहा है, रीडो लॉग बफर के लिए भी आया है, कंट्रोल फाइल के लिए भी आया है, आगे भी सेगमेंट्स के लिए आएगा। तो वो आपने एक दफ़ा कंसेप्ट उसका क्लियर कर लेना, तो वो साथ साथ चलता जाएगा कि अगर हम ओएमएफ को फॉलो करेंगे तो इट मीन्स कि यू हैव टू सेट दोज टू पैरामीटर्स इन योर पी फाइल, तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो ऑटोमेटिकली सारा काम होता जाएगा। तो द बिगेस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर विच ओरेकल विल प्रोवाइड इज द टेबल स्पेस। तो देखें, अब टेबल स्पेस का मतलब ये हो गया कि लॉजिकली हमें नज़र आ रहा होगा, बीइंग अ डीबीए, आपके लिए जो सा डाटा दैट विल बी स्टोर्ड सेपरेटली इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कह लें। इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल इस तरह देता होता हूँ कि जो पहले भी शायद मैंने आपको दी हो, कि आपका एक रूम है, जैसे अब आपके रूम के अंदर जो सा है आपके
कपड़े हैं, आपके शूज़ हैं, बुक्स हैं, स्टेशनरी है, तो आपके पास 4 टाइप्स की चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि आप रूम के अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक दें, स्टोर कर दें। एक ये भी हो सकता है। तो वो देखिए चीज़ें सारी आपके रूम के अंदर ही हैं, लेकिन जब आप उनको ढूंढने लगेंगे तो वो इट विल टेक टाइम कि आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जस्ट लॉजिकली डिवीजन कर दें कि जी ये राइट कॉर्नर पे आपके कपड़े पड़े होंगे, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आपके शूज़ पड़े होंगे, और ये जो दूसरा कॉर्नर है उसके ऊपर आपकी स्टेशनरी पड़ी होगी और उधर आपकी बुक्स पड़ी होगी। देखें अब आपने कमरे को तो डिवाइड नहीं कर दिया, कमरा तो वही एक ही है और एज इट इज़ है, लेकिन आपने लॉजिकली डिवीजन कर दी कि जी ये चीज़ें इधर पड़ी होंगी, ये इधर पड़ी होंगी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा मैनेजेबल वे में आपका कमरा स्पेस आपके पास होगी। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि एट द टाइम व्हेन यू विल रिक्वायर सम पर्टिकुलर आइटम यू कैन रिट्रीव क्विकली एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन अप्रोच। तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल जो टेबल स्पेसिस होंगी ये लॉजिकल होंगी, लेकिन फिजिकली डाटा कैन ओनली बी स्टोर इन द डाटा फाइल्स। जो आपकी फिजिकल फाइल्स होंगी तो उसमें डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो कैन बिलोंग टू ओनली, हाँ जी। अब ये जो टेबल स्पेस है जब आप क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि एक टेबल स्पेस कैन ओनली बिलोंग टू वन डेटाबेस एट अ टाइम। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक टेबल स्पेस है और उसको आप कहें कि जी ये 2 डेटाबेस इसके साथ इसको लिंक करें, तो इस तरह नहीं होगा। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा फाइल। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक टेबल स्पेस जब बनाएंगे, क्योंकि वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन डाटा आपका स्टोर किधर हो रहा है, डाटा फाइल में। तो इसका मतलब ये है कि यू विल ऐड द डाटा फाइल इनटू योर टेबल स्पेस। तो वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ डाटा फाइल्स यू कैन ऐड और यू कैन लिंक टू योर टेबल स्पेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट स्टोरेज। तो ये फर्दर आगे जो है वो सेगमेंट्स में और जो है वो क्या उसको कहते हैं, उसमें आगे आ जाएगा। तो फर्दर भी आगे जो है वो स्मॉल यूनिट्स में जो है वो डिवाइड हो सकता है। blocks. और डाटा फाइल जो सी आपकी हैं दैट कैन बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस एंड वन डेटाबेस। ये हाँ, ये मतलब कि अगर आप लेट्स सपोज D1 डाटा वन एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं तो वो किसी एक टेबल स्पेस के साथ ही लिंक कर सकते हैं आप। ये नहीं हो सकता D1 टेबल स्पेस TB1 के साथ भी आप कहें और TB2 को भी साइन करें, तो इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, और आर रिपोजिटरी फॉर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। तो जो एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स आपको पता ही है, जैसे टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं, तो इंडेक्सेस हैं, तो ये सब रोल्स हैं। तो ये सारे जो उनसे हैं दोज विल बी एक्चुअली स्टोर इन द डाटा फाइल्स। तो वो डाटा फाइल्स में स्टोर होंगे। तो ये ऐसे आपकी ओवरऑल डेटाबेस होगी, उसके अंदर एनी नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस कैन बी क्रिएटेड, और फिर एक टेबल स्पेस के अंदर एनी नंबर ऑफ डाटा फाइल्स कैन बी ऐड। अच्छा, डिफॉल्ट में अब इसके अंदर जो है ना वो 2 टाइप्स की टेबल स्पेसिस आती है। एक जैसे मैंने बताया सिस्टम टेबल स्पेस है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डेटाबेस क्रिएशन। तो जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका साइज आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ लेता है। अगर आप सारी उसको कस्टमाइज उसके ऊपर जाते हैं तो देन यू कैन सेट द साइज ऑफ द टेबल स्पेस, सिस्टम टेबल स्पेस। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर टेबल स्पेस क्रिएट कर देता है। एंड ए सिस्टम टेबल स्पेस विल कंटेन द डाटा डिक्शनरी एंड सिस्टम अनडू सेगमेंट्स। अब जैसे मैं बता रहा था कि 2 टाइप्स के अनडू सेगमेंट्स होते हैं, एक यूज़र अनडू सेगमेंट्स होते हैं और एक सिस्टम। तो जाहिर है कि जिधर भी वैल्यू चेंज होनी है टेबल के अंदर तो उधर अनडू सेगमेंट जनरेट होना है। ये आप सिंपल सा फार्मूला याद रखें कि जिधर भी टेबल के अंदर कोई वैल्यू चेंज होगी तो अनडू सेगमेंट जनरेट होगा, जस्ट टू स्टोर और जस्ट टू कीप द प्रीवियस वैल्यू और ओल्ड वैल्यू। तो अब जब आप डाटा डिक्शनरी में चेंज करते हैं, मींस कि आप कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, आप एक यूज़र है, आप उसको कोई प्रिविलेज ग्रांट करते हैं, आप एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, आपका डाटा डिक्शनरी टेबल अपडेट होता है। तो जैसे ही डाटा डिक्शनरी टेबल अपडेट होगा तो सिस्टम अनडू सेगमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो दैट विल आल्सो बी स्टोर इन द सिस्टम टेबल स्पेस। लेकिन जो यूज़र डाटा होता है वो उसको कहते हैं नॉन सिस्टम टेबल स्पेस।
तो नॉन सिस्टम टेबल स्पेस जो सी है वो आप खुद से क्रिएट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट या डिफ़ॉल्ट में क्रिएट नहीं होगी। तो वो सेपरेट सेगमेंट्स होते हैं और इजी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेटेड टू यूज़र। तो इससे जो सा आप डिफरेंट यूज़र्स को जो सा वो स्पेस एलोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप एक टेबल स्पेस बनाएं और एक यूज़र को उसके ऊपर एक्सेस दे दें, तो अब आप जितनी डाटा फाइल्स का साइज रखेंगे तो वो उसकी लिमिट हो जाएगी। एक दूसरे यूजर्स के लिए, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए आप डिफरेंट टेबल स्पेस बना दें, तो इस तरह यू कैन आल्सो एडमिनिस्ट्रेट द स्पेस एलोकेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लेट्स सपोज आप तीन, जैसे मैंने बताया कि सपोज हम ऐसे आपने डिज़ाइन कर लिया कि जी आईटी डिपार्टमेंट वालों के लिए आपने एक टेबल स्पेस बना दी, स्टूडेंट्स के लिए, और कॉमर्स के लिए एक, और लॉ के लिए एक। अब अगर किसी वजह से, और आपने उनको डिफरेंट मीडिया के ऊपर स्टोर कर दिया, ठीक है, 3 हार्ड डिस्क आपने लगाई और ऑन द सेफ साइड आपने उसको स्टोर कर दिया। अब लेट्स सपोज जिधर आईटी के स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा, लेट्स सपोज वो मीडिया करप्ट हो जाता है, ठीक है, वो मीडिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है, एंड यू हैव टू परफॉर्म रिकवरी फॉर दैट। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू शट डाउन द सर्वर। लेकिन अगर आपने सेपरेट टेबल स्पेस बनाई होगी, देन देर इज नो नीड टू शट डाउन द कंप्लीट सर्वर। आप उस सिंपल टेबल स्पेस को जो है ना वो ऑफलाइन कर दें। आप उसको ऑफलाइन करके देन यू कैन परफॉर्म रिकवरी एंड देन यू कैन मेक इट अवेलेबल फॉर द यूजर्स। तो उससे क्या होगा कि आपका पोर्शन ऑफ डेटाबेस will be unavailable for the time being for the users, but the other data will be available for the users। तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आप जो है वो आपकी एज अ कंबाइंड होल डेटाबेस जो सी है वो आपको डाउन करनी नहीं पड़ती। तो यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑन द पोर्शन ऑफ द डेटाबेस इंस्टेड ऑफ द होल डेटाबेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको पूरा सर्वर डाउन करना नहीं पड़ेगा, और फिर आप उसको रीड ओनली मोड में ले जाएं, और जिस भी मोड में आप करें तो यू कैन अप्लाई दैट, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑन द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस इंस्टेड ऑफ द होल डेटाबेस। तो ये भी उसका एक फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इसको क्रिएट करने के लिए तो सिंपल वही कमांड है, क्रिएट टेबल स्पेस। ये टेबल स्पेस का नाम होगा, वो यूज़र डिफाइंड होता है, वो जो भी आप रखना चाहें। फिर आप उसको डाटा फाइल लिंक करेंगे। अच्छा, ये जो आपकी है, एक चीज़ आपने याद रखनी है फिर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड है, ये आपकी कोई नई डाटा फाइल खुद से जनरेट नहीं करेगी, क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको डाटा फाइल ओएस कमांड के थ्रू क्रिएट करनी पड़ेगी। कितने साइज की करनी है तो वो आपने करके तो उसको पहले से उधर क्रिएट कर देना है डाटा फाइल को। तो इधर आपने फिर जो है वो डाटा फाइल दे देना, तो इट विल एक्चुअली क्या करेगी, इट विल अपडेट यूर पी फाइल एंड योर कंट्रोल फाइल। क्योंकि आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर सारी वो लिस्ट होती है कि कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस हैं, और हर टेबल स्पेस के साथ कितनी डाटा फाइल्स हैं, उनका साइज क्या है, और फिर उनकी एक्सटेंशन पॉलिसी क्या है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल फाइल। तो इसलिए ये आपकी जो है क्रिएट टेबल स्पेस कमांड है, ये आपकी कंट्रोल फाइल को अपडेट कर देगी। तो अब ओरेकल सर्वर को पता है कि आपने एक नई टेबल स्पेस क्रिएट कर ली है, यूजर डाटा और डाटा फाइल, और ये उसका साइज है, और ये उसकी फिर ये उसकी एक्सटेंशन पॉलिसी है। तो ऑटो एक्सटेंड का मतलब ये है कि वो अगर ये वाला 100 MB फिल हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसकी साइज को एक्सटेंड कर दे। कितना, ऑन नेक्स्ट, जब वो एक दफ़ा 100 MB फुल हो जाएगा तो ऑन नेक्स्ट वो क्या करेगा, उसको 5 MB और एलोकेट कर देगा। जब वो भी फिल हो गया तो 5 MB और एलोकेट कर देगा। तो इस तरह वो मैक्सिमम 200 MB तक चला जाएगा। तो जैसे ही 200 MB होगा तो वो फिर यूज़र को कह देगा कि देर इज़ नो मोर स्पेस इन दिस टेबल स्पेस, यूज़र डाटा टू स्टोर द डाटा, तो वो उसको एरर दे देगा। और इसको आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने कोई वैल्यू देनी है। इधर अगर आप लिख दें मैक्स साइज अनलिमिटेड, तो वो फिर फाइल ग्रो होती जाएगी, अनलेस कि आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंस्ट्रेंट ना हो, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लेट्स सपोज आप 100 GB से ज़्यादा की फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, लेट्स सपोज मैं फर्ज कर रहा हूँ, तो वो कंस्ट्रेंट ना हो, और एकल की तरफ से फिर फाइल के साइज जो है वो अनलिमिटेड इंक्रीज करता जाएगा। तो ये तो हो गया कि इस तरह आप जो है वो टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर अगर आप
ये जब हम सेगमेंट्स पढ़ेंगे ना अगला यूनिट, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इसकी एक्सटेंशन पॉलिसी है ये ऑटो भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है, कि ऑल द टाइम व्हेन द स्पेस विल बी फिल्ड यू हैव टू मैनुअली इंक्रीज द साइज। तो वो आप फिर कौन सा वो उसको, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको ऑटो पे रखना चाह रहे हैं या मैनुअल पे। तो इसकी भी दो मेथड, दो टाइप्स होती हैं, सॉरी दो क्या कहते हैं ऑप्शंस होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो वो भी हम जब सेगमेंट पे जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो लेकिन ये है कि जो सिस्टम टेबल स्पेस है ऑब्वियसली वो ऑटो मैनेज होती है, उसको आप मैनुअल पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी जो नॉन सिस्टम है उनको एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस है उसको आप ऑटो मैनुअल दोनों पे कर सकते हैं, और इवन कि उसका ब्लॉक साइज भी डिफरेंट हो सकता है। और एकल 9i ऑनवर्ड जो सा है। अच्छा, अब चलें ये आगे आ जाएगा तो फिर मैं कर लूँगा। मैंने कहा था ओरेकल ब्लॉक साइज, ठीक है, डीबी ब्लॉक अंडरस्कोर साइज जो सा ये पैरामीटर है। ये वंस यू विल सेट द डीबी अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर साइज, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर अनलेस के आप नई डेटाबेस क्रिएट करें। तो ये आप डेटाबेस क्रिएशन, तो वो जो साइज होता है दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द सिस्टम टेबल स्पेस, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी यूजर डिफाइंड या नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस होंगी उसके लिए ओरेकल मैक्सिमम आपको 4 नॉन सिस्टम ब्लॉक साइज जो है वो अलाउ करता है कि यू कैन सेट। तो उसको भी जब ये वो आगे आएगा तो फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाई एंड इन विच सिचुएशन वी need to create the other than the standard block size for the user defined table spaces। तो स्पेस मैनेजमेंट में जो सा है वो जैसे ये अभी बता रहा है, तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। एक है लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस और एक होता है डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस। इसको थोड़ा सा समझ लें। लेकिन जो लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस हैं इसका मतलब ये है कि फ्री एक्सटेंट्स मैनेज्ड इन द टेबल स्पेस। जो भी फ्री एक्सटेंट्स बनेंगे वो टेबल स्पेस के थ्रू मैनेज होंगे और बिट मैप उसका वो क्रिएट करेगा। एक्सटेंट जो सा है ना ये भी एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। देखें इधर आते हैं, इधर ऐसे 100 MB, ठीक है। तो एक्सटेंड क्या है ये वैसे तो आगे आ जाएगा, जब लॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उस उधर डिटेल में हो जाएगा। लेकिन इधर अब क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सटेंड जो है वो is a minimum unit which will be used to allocate or deallocate the space in the data file। तो जब आपने डाटा फाइल में स्पेस एलोकेट करनी है, लेट्स सपोज आपने एक डाटा फाइल जैसे इधर है क्रिएट कर दी, 100 MB आपने कर दी, ठीक है। तो अब जब आप डाटा इंसर्ट करेंगे, आप इंसर्ट की कमांड देते हैं, इंसर्ट स्टूडेंट आईडी, ये आप 2 रोज या 3 रोज या 1 रो आप इंसर्ट करते हैं। तो अब वो जब इंसर्ट होगी तो जाहिर है उसको उस कमांड के अगेंस्ट उसको कोई स्पेस एलोकेट होगी कि वो जी इधर डाटा इंसर्ट करे। तो ये तो नहीं होगा कि वो खुला ऐसे जैसे 100 MB पड़ा हुआ है वो जिधर मर्जी जाके स्टोर कर दे। बिल्कुल ये इसी तरह ही है जैसे आपने अगर पहले पढ़ा होगा इंट्रो टू आईटी में या उसमें, कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर वो ट्रैक्स और सेक्टर्स बनते हैं, और फिर उसके ताकि वो उसको ट्रैक कर सके, उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सके। तो उसमें डाटा स्टोर होता है कि ये किस ट्रैक में किस सेक्टर में जाके उसने स्टोर किया है। तो बिल्कुल इसी तरह जब इधर ओरेकल में जब आप एक रो इंसर्ट करेंगे तो वो उसको सेगमेंट एलोकेट करे, सॉरी सेगमेंट कह रही है, वो उसको एक्सटेंड एलोकेट करेगा, ठीक। तो इसलिए लेट्स सपोज आपका एक्सटेंड साइज है, सपोज कर लेते हैं जी कि कितना है, 4 है MB है एक्सटेंड साइज। तो अब वो क्या करेगा, वो 100 को डिवाइड करेगा 4 के साथ। तो 2.2 कह लें कि ये हो गया, सॉरी 4 है ना, तो 2 8 2 24, हाँ। तो 5 25 एक्सटेंड्स इसके बन जाएंगे। तो अब वो जो है ना, अब उसके पास जी 100 MB के अगेंस्ट क्या होगा, वो उसको कन्वर्ट करके तो 25 एक्सटेंड्स उसके पास आ गए। तो जैसे ही आप डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो फर्स्ट एक्सटेंड में उसको स्टोर कर देगा, दूसरा करेंगे वो फर्स्ट एक्सटेंड में कर देगा। जब वो फुल हो जाएगा तो वो जब आप डाटा इंसर्ट करेंगे वो दूसरे एक्सटेंड में उसको स्टोर कर देगा। तो इस तरह वो जो आपकी स्पेस एलोकेशन है दैट विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स। तो अब देखें, अब उसने जैसे आपने 100 MB बनाया,
ये आपको समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। अच्छा, तो देखें जैसे उसने 100 MB किया तो उसने उसको कन्वर्ट करके, तो अब हमारे पास 25 फ्री एक्सटेंट्स आ गए क्योंकि अभी हमने कोई डाटा इंसर्ट ही नहीं किया। तो अब वो अगर आप उसको लोकली मैनेज रखेंगे तो वो उसका एक बिट मैप बना देगा, ठीक है। और बिट मैप में पता है आपको कि उसकी वैल्यू को वो या जीरो रखेगा या वन रखेगा। तो अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो इट मीन्स कि दिस इज अ फ्री एक्सटेंट। तो अब जैसे ही आप डाटा को इंसर्ट करेंगे, आपने 5 रोज इंसर्ट करने की कमांड दी, तो ओरेकल सर्वर क्या करेगा, वो उस बिट मैप को स्कैन करेगा कि जी किधर स्पेस अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज पहले 2 एक्सटेंड जो उनसे वो फुल हो चुके हैं, तो वो उनकी वैल्यू क्या होगी, बिट मैप में 1 होगी। और वो थर्ड में जाके 0 होगी तो वो थर्ड में वैल्यू वो रोज को इंसर्ट कर देगा। और अगर वो फुल हो जाएंगे उन रोज से, तो वो उसकी बिट मैप की वैल्यू 1 कर देगा। तो इट मीन्स कि अब 3 एक्सटेंड्स आर ऑलरेडी फिल्ड एंड अदर 22 आर अवेलेबल फॉर द न्यू इंसर्शन। तो इस तरह वो उसी टेबल स्पेस के अंदर बिट मैप एक बना के तो उन फ्री एक्सटेंड्स को एलोकेट यूज कर रहा होता है। और जैसे अगर आप कोई डाटा करते हैं, डिलीट कर देते हैं, आप कहते हैं जी डिलीट वेयर रोल नंबर 11 जिस तरह भी है, तो सपोज आप 10 रोज डिलीट कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका जो एक्सटेंड 2 है वो फ्री हो जाता है। तो वो बिट मैप में उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा, मीन्स कि नाउ दिस एक्सटेंड इज अगेन अवेलेबल फॉर द इंसर्शन ऑफ द न्यू डाटा। तो इस तरह वो लोकली मैनेज में क्या होगा कि वो बिट मैप बनाएगा और उसके उसके थ्रू जो है वो फ्री एक्सटेंड लिस्ट को मेंटेन करेगा इन द सेम टेबल स्पेस। और ईच बिट कॉरेस्पॉन्ड टू अ ब्लॉक और ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। ये फिर आगे हम कर लेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो फर्दर जो सा अगर उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ब्लॉक होता है, और ब्लॉक को हम कह देते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच विल बी यूज टू परफॉर्म द आई ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। ये आगे आगे आएगा ना, तो इसको ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे, अभी फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, बिट वैल्यू इंडिकेट अ फ्री और यूज। तो बिट वैल्यू जैसे मैंने बताया, अज्यूम कर लिया वैसे ही आपको समझाने के लिए कि 0 और 1 है, तो वो जो सा 0 फ्री को कर सकती है इंडिकेट, और 1 जो सा वो कर सकती है यूज्ड को। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो वो होता है डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस। अच्छा, डिक्शनरी मैनेज में क्या होता है कि फ्री एक्सटेंड्स आर मैनेज्ड बाय द डाटा डिक्शनरी। तो वो डाटा डिक्शनरी के अंदर एक जो है ना वो एक्सटेंड लिस्ट बनाता है, एक टेबल बनाता है, और उसके अंदर वो एंट्री करता है कि जी एक्सटेंड 1 फ्री है, एक्सटेंड 2 यूज्ड है, एक्सटेंड 3 फ्री है। तो इस तरह वो उसको मैनेज कर रहा होता है। बट दैट एक्सटेंड फ्री लिस्ट will be stored in the data dictionary, not in the same table space। तो वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। और ऑब्वियस बात है कि मैंने बताया कि जैसे ही आपके कुछ टेबल जो है वो अपडेट होगा, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, अनडू सेगमेंट्स जनरेट होंगे। तो अगर आप उसको डिक्शनरी मैनेज रखेंगे तो एक्सटेंड लिस्ट में चेंज आएगी ना, वो डायनामिक होगी। कोई आप डाटा डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और वो एक्सटेंड फ्री हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो उनके अगेंस्ट भी क्या होगा, अनडू सेगमेंट्स भी जनरेट होंगे। लेकिन लोकली मैनेज के अगेंस्ट अनडू सेगमेंट जनरेट नहीं होंगे। ये आगे कंपैरिजन में आ जाएगा। तो अप्रोप्रिएट टेबल्स आर अपडेटेड व्हेन एक्सटेंड्स आर एलोकेटेड और डी एलोकेटेड। तो इस तरह वो उसको मैनेज। अच्छा, इन दोनों की समझ आ गई आपको, लोकली मैनेज्ड और डिक्शनरी मैनेज्ड की? ये इंपॉर्टेंट है जरा कंसेप्ट, तो सर इसको डिक्शनरी वाला थोड़ा समझ का ये लोकली क्लियर है। देखें आपने कोई भी जो आपकी एक टेबल स्पेस है ना, वो अब आपके पास ऑप्शन होती है बीइंग अ डीबी है कि आप उसको डिक्शनरी मैनेज रखें या लोकली मैनेज रखें। अब और दोनों के काम का तरीका डिफरेंट है, बाकी काम वो एक ही कर रही हैं, ठीक है। तो लोकली मैनेज में मैंने जैसे बताया कि वो उसी टेबल स्पेस में बिट मैप बना लेती हैं, जो एक इंडेक्स होता है जैसे होता है। तो कि जी आपके पास कितने फ्री एक्सटेंट्स हैं, और एक्सटेंड का मैंने बता दिया कि जो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूनिट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। तो इसी की एग्जांपल को हम लेके आगे चलते हैं। तो आपके पास ये एक डाटा फाइल है, उसके 100 MB है। तो अगर आपका 4 MB का एक एक्सटेंड है तो ये 25 एक्सटेंड हो गया। तो वो इसका एक बिट मैप बना लेगा लोकली मैनेज में। लेकिन अगर वो डिक्शनरी मैनेज होगा तो वो उसका बिट मैप नहीं बनाएगा, वो उसका एक टेबल बनाएगा जिस दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सटेंड लिस्ट।
और वो स्टोर किधर होगी, वो आपकी डाटा डिक्शनरी सिस्टम कैटलॉग में स्टोर होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप अब डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डाटा डिक्शनरी के उस टेबल को रीड करेगा, और वो रीड करेगा कि जी इसमें कौन सा एक्सटेंड अवेलेबल है और फ्री है फॉर द डाटा इंसर्शन। लेट्स सपोज एक्सटेंड 5 अवेलेबल है, तो वो उसमें डाटा जाके इंसर्ट कर देगा। आप डाटा डिलीट करेंगे तो लेट्स सपोज उससे आपका एक्सटेंड 3 जो सा है वो फ्री हो गया, तो वो उसकी जो सा है वो उसमें फिर जो सा है ना वो दो लिस्ट बनती हैं, एक होता है फ्री लिस्ट और एक होता है यूज लिस्ट। तो वो जैसे ही आप डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो जो एक्सटेंड होगा वो अगर फुल हो गया है तो वो उसकी एंट्री फ्री लिस्ट से निकालेगा और यूज लिस्ट में डाल देगा, और जैसे ही आप डाटा डिलीट करेंगे तो वो उसकी एंट्री यूज लिस्ट से निकालेगा और फ्री लिस्ट में एंटर कर देगा। तो इस तरह वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वो लिस्ट मैनेज कर रहा होता है, बट दैट लिस्ट विल बी स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी। अब समझ आई? जी सर। तो ये फर्क है, ये अब आपको ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लोकली मैनेज्ड और डिक्शनरी मैनेज्ड। तो अब देखें, अब लोकली मैनेजमेंट जैसे मैं बता रहा था कि इसके प्लस पॉइंट्स के हैं या इसके प्रोस के हैं कि रिड्यूस्ड कंटेंशन ऑन डाटा डिक्शनरी टेबल। तो इससे क्योंकि ये डाटा डिक्शनरी के अंदर टेबल्स को स्टोर नहीं करती, ये उसी सेम टेबल स्पेस में बिट मैप बना के तो उसको मैनेज करती है फ्री एक्सटेंड लिस्ट को, तो इसलिए ये डाटा डिक्शनरी के ऊपर बर्डन नहीं डालती, ये इसका प्लस पॉइंट है। और नो अनडू सेगमेंट विल बी जनरेटेड व्हेन स्पेस एलोकेशन और डी एलोकेशन अक्सर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको मैंने अभी बता भी दिया कि अनडू सेगमेंट्स क्यों जनरेट नहीं होते, क्योंकि वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स नहीं होता, फ्री एक्सटेंड लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स नहीं होती, वो बिट मैप की फॉर्म में होती है। और नो कोलिजिंग विल बी रिक्वायर्ड। कोलिजिंग देखें होती है, फ्रेगमेंटेशन का पता है आपको विंडोज के अंदर? सो गए सारे? चलिए जी। जो सर पार्टीशन हैं? पर पार्टीशन जो हिस्से होते हैं फ्रेगमेंटेड। नहीं चलें यार, ये वो आगे आएगा ना जब ब्लॉग पढ़ेंगे ना उस वक्त इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना ही याद रख लें कि लोकली मैनेज के अंदर कोलिजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब आपने जब डाटा सॉरी टेबल स्पेस क्रिएट करनी है, टेबल स्पेस क्रिएट टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल का नाम, साइज और एक्सटेंड मैनेजमेंट। तो इधर आप बताएंगे कि आप इसको डिक्शनरी मैनेज करना चाह रहे हैं कि लोकली मैनेज करना चाह रहे हैं। तो एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल यूनिफॉर्म साइज 1 to k, ये आप अपने एक्सटेंड का साइज बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने एक्सटेंड का साइज रख दिया 1 to k, वो यूनिफॉर्म होगा सबका और वो लोकली मैनेज होगी। और लोकली मैनेज में क्या होता है कि वो बिट मैप बना के उसको स्टोर करता है। और अगर अब आ गया जी डिक्शनरी मैनेज, तो उसकी मैंने एक डिफरेंस बता दिया था आपको कि एक्सटेंड्स आर मैनेज्ड इन द डाटा डिक्शनरी। तो इसमें जो फ्री लिस्ट है, एक्सटेंड फ्री लिस्ट है, वो आपकी डाटा डिक्शनरी में स्टोर होगी, टेबल स्पेस में नहीं होगी। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ फ्री लिस्ट, इन अदर वर्ड्स कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होगी, बिट मैप नहीं बनेगा उसका। और ईच सेगमेंट स्टोर्ड इन द टेबल स्पेस कैन हैव अ डिफरेंट स्टोरेज क्लास। ये इसका प्लस पॉइंट है कि अब देखें कि इधर क्या था कि आपको यू हैव टू चूज अ यूनिफॉर्म एक्सटेंड साइज। तो वो उसके अंदर अगर आप 10 सेगमेंट बनाएंगे, इन अदर वर्ड्स कह लें कि आप 10 टेबल क्रिएट करते हैं, 20 टेबल क्रिएट करते हैं, 50 टेबल क्रिएट करते हैं, दे मस्ट फॉलो द सेम एक्सटेंड साइज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते लोकली मैनेज में। लेकिन डिक्शनरी मैनेज के अंदर अगर आपने एक टेबल स्पेस बनाई है और उसमें क्योंकि एक्सटेंड लिस्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में हो रही है, तो अब अगर आप पहले कहते हैं जी कि ये जो 5 टेबल हैं उसके लिए एक्सटेंड साइज है लेट्स सपोज 4 MB, और ये जो दूसरे 5 टेबल हैं इनके लिए एक्सटेंड साइज जो है वो है 8 MB, तो वेल एंड गुड। तो ये कह रहा है कि जी ईच फॉर ईच सेगमेंट stored in the table space can have a different storage class, तो वो आप डिफरेंट स्टोरेज क्लास उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोलिजिंग विल बी रिक्वायर्ड, ये इसके अंदर ये इसका ड्रॉबैक कह लें या लिमिटेशन कह लें कि जी इसमें कोलिजिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो ये जो सा है ये डिक्शनरी मैनेज की प्रॉपर्टी। तो अगर आपने करना है क्रिएट टेबल स्पेस यूजर डाटा, डाटा फाइल और डाटा फाइल का नाम,
साइज उसका आ गया, एक्सटेंड मैनेजमेंट, डिक्शनरी, डिफॉल्ट स्टोरेज, इनिशियल 1 MB, नेक्स्ट 1 MB, पीसीटी इंक्रीज 0। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये नेक्स्ट यूनिट में आएंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो ब्लॉक साइज पे आएंगे। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाउ वी कैन सेट द टेबल स्पेसेस while they will be managed as a dictionary और as a local managed, ठीक है। तो वो आप सेट कर सकते हैं when you will create the table space, और बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। इसी तरह आप अनडू टेबल स्पेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं, और ये किसके लिए होगी, जो यूजर अनडू सेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि सिस्टम अनडू सेगमेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम टेबल स्पेस ही यूज होगी। तो यूज टू स्टोर द अनडू सेगमेंट्स कैन नॉट कंटेन एनी अदर ऑब्जेक्ट और एक्सटेंड्स आर लोकली मैनेज। अच्छा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो सिस्टम टेबल स्पेस होती है इट ऑलवेज विल बी ए लोकली मैनेज्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी यूजर नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस होती हैं वो आपके पास चॉइस है कि आप उसको डिक्शनरी मैनेज रखें या लोकली मैनेज रखें, ये अब आपने याद रखना है। बट द सिस्टम टेबल स्पेस विल ऑलवेज बी लोकली मैनेज्ड। और फिर जाहिर है कि जो आपके अनडू टेबल स्पेस होती हैं वो भी आपकी जोन है वो लोकली मैनेज होंगी, तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि ये जो आपके अनडू सेगमेंट्स बनते हैं वो ऑटोमेटिकली ओरेकल सर्वर क्रिएट करता है, वो यूजर क्रिएट नहीं करता, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे होते हैं थ्रू द लोकली मैनेज पॉलिसी, और कैन ओनली यूज द डेटा फाइल एंड एक्सटेंड मैनेजमेंट क्लासेस। तो उसके लिए आप जो है वो डिफरेंट जो एक्सटेंड मैनेजमेंट क्लासेस हैं डेटा फाइल के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेबल स्पेस लोकली मैनेज होगी। इसी तरह आपकी आ जाता है यूज फॉर सॉर्ट ऑपरेशन। जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने ज्वाइन बताया और कंटेंट, तो इसके लिए आपको टेम्परेरी डाटा जनरेट होता है और दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी टेबल स्पेस, और ये कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। और लोकली मैनेज एक्सटेंड रिकमेंडेड होता है, लेकिन आप इसको डिक्शनरी मैनेज भी रख सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल क्रिएट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प, और आगे फिर टेम्प फाइल और उसका साइज, फिर एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल यूनिफॉर्म साइज 4M, तो 4MB। तो ये आपका आ जाएगा एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल होगी और ये आपकी टेम्परेरी टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आप यू कैन सेट योर टेम्परेरी टेबल स्पेस एज अ डिफॉल्ट। देखिए, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करें और यू हैव टू आल्सो यू कैन आल्सो मेंशन अ टेम्परेरी टेबल स्पेस। तो ये भी हो सकता है कि बाज़ यूजर जो हैं वो हैवीली ज्वाइंस यूज कर रहे हैं या सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं या इस तरह की क्यूरीज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक सेपरेट बड़ी टेम्परेरी टेबल स्पेस बना लें, और जब भी वो यूजर आप क्रिएट करें तो आप उनको वो एलोकेट कर दें कि इन यूजर्स का टेम्परेरी डाटा जो है वो इस टेबल स्पेस में स्टोर होगा। और जो बाज़ यूजर हैं उनके लिए आप सेपरेट टेबल स्पेस बना के तो उनका टेम्परेरी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब अगर आप किसी भी यूजर को कोई टेम्परेरी टेबल स्पेस साइन नहीं करेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस में स्टोर कर लेगा। अगर आप उसको यूजर को असाइन भी नहीं करते और कोई डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस भी डिक्लेयर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली उसका टेम्परेरी डाटा विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम टेबल स्पेस, तो वो सिस्टम टेबल स्पेस को ओवरबर्डन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी टेबल स्पेस एंड डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो इसको आपने समझ लेना। स्पेसिफाई द डेटाबेस वाइड डिफॉल्ट टेम्परेरी, तो ये डेटाबेस ओवरऑल डेटाबेस वाइड होगी कि एक डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो बेशक 1 हो या 100 हो या 1000 हो, तो वो उनके लिए देयर विल बी ओनली वन डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। और एलिमिनेट द यूजिंग सिस्टम टेबल स्पेस फॉर स्टोरिंग, तो फिर आपको हर दफ़ा यूज़र के साथ उसको कोई टेम्परेरी टेबल स्पेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ कर लेगा। और क्रिएट डेटाबेस और लोकली मैनेज होगी, और इसको आप अल्टर टेबल स्पेस के साथ चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक टेम्परेरी टेबल स्पेस बनाई डिफॉल्ट टेम्प,
अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल करेंगे अल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस temp2, तो वो उसको चेंज कर देगा। हाँ, एक और चीज़ है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस होगी उसको आप फिर ऑफलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्यूरिंग अगर आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस टेम्परेरी टेबल स्पेस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वाली इस तरह कमांड हम लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, जो पहले भी आपने की है, लॉग फाइल। देखिए आगे अब आपको समझ आ रही होगी कि ये आपके लॉग ग्रुप्स हैं, 2 लॉग ग्रुप्स बनाए हैं आपने क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। फिर आपने मैक्स लॉग फाइल्स बना दिया कि जी मैक्सिमम लॉग फाइल्स लॉग ग्रुप कितने बन सकते हैं, 5, इससे ज़्यादा नहीं, ये आपने लिमिट सेट कर दी। और मैक्स लॉग मेंबर्स 5 आपने कर दिया। मैक्स लॉग हिस्ट्री मीन्स कि जब आर्काइविंग करेंगे तो उसकी कितनी कॉपीज बना 1। और मैक्स लॉग डाटा फाइल्स मैक्स तो एक लॉग ग्रुप में कितनी मैक्सिमम डाटा फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं, 100 हो गया। और मैक्स इंस्टेंस, ऑब्वियस बात है कि एक ही इंस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को, तो वो हो गया। और फिर डाटा फाइल होगी, फिर अनडू टेबल स्पेस होगी, फिर उसकी डाटा फाइल होगी, और फिर ये इधर आ गया डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प, और टेम्प फाइल, और ये उसका साइज। तो इस तरह आप डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, आफ्टर डेटाबेस की कमांड से क्रिएट बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ क्रिएट डेटाबेस क्रिएशन आप जो है वो सिंपल क्रिएट डेटाबेस कमांड के साथ ऐसे कर सकते हैं। डिफॉल्ट टेम्परेरी स्पेस को अगर आप चेंज करना चाहें तो आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन, तो उसके लिए सिंपल अल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस और आगे टेबल स्पेस का नाम। टू फाइंड द, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी टेबल स्पेसिस हैं, हो सकता है देखें आपकी टेम्परेरी टेबल स्पेस बेशक आप 10 बना लें, 20 बना लें, लेकिन एट अ टाइम ओनली 1 टेबल स्पेस कैन बी अ डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, ये कंस्ट्रेंट है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जी आप नए आए हैं डीबीए, तो आप देखना चाह रहे हैं कि कितनी इस सिस्टम में कितनी टोटल नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस हैं और उसमें डिफॉल्ट कौन सी है, तो यू कैन क्यूरी द डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज। तो दिस इज डाटा डिक्शनरी व्यू, तो it will enlist all the temporary table space and also the default temporary table space, तो उसको आप जो उनसे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो आप अगर उसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट ड्रॉप अंटिल आफ्टर न्यू डिफॉल्ट इज मेड अवेलेबल। तो जब तक आप एक नई टेबल स्पेस नहीं बना के अवेलेबल नहीं कर लेते आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। टेक ऑफलाइन आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक्टिव डाटा सेगमेंट्स पड़े हो सकते हैं जो कि किसी कोई आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है उसको चाहिए। तो अगर आप जैसे ही उसको अगर आप ऑफलाइन कर देंगे और अगर वो हो भी जाए तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो किधर जाएगी, वो तो ट्रांजैक्शन ही रोल बैक हो जाएगी अगर किसी यूजर की चल रही है। तो इसलिए वो आप टेम्परेरी डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस को ऑफलाइन नहीं कर सकते। और अल्टर टू अ परमानेंट टेबल स्पेस उसको नहीं कर सकते, वो टेम्परेरी ही रहेगी, वो परमानेंट में कन्वर्ट एक दफ़ा बन गई तो वो फिर दोबारा परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये उसके हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। और आप एक टेबल स्पेस जो है उसको आप जब मर्जी रीड ओनली मोड में कर लें, उसको ऑफलाइन कर लें, ऑनलाइन कर लें, और रिस्ट्रिक्टेड मोड में उसको ले जाएं, तो वो आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल नॉर्मल टेबल स्पेस पे। तो जब आप एक टेबल स्पेस को रीड ओनली मोड में करते हैं फिर क्या होता है, इट विल काज अ चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट विल बी फायर, इट मीन्स कि वो सिंक्रोनाइज कर देगा और डाटा अवेलेबल ओनली फॉर रीड ऑपरेशंस होगा। ऑब्जेक्ट्स कैन बी ड्रॉप फ्रॉम द टेबल स्पेस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो रीड ओनली मोड में होता है तो उसमें डाटा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पूरे का पूरा टेबल कहें कि जी वो ड्रॉप हो जाए वो हो जाएगा रीड ओनली मोड में भी। और डाटा जो है उसको आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं, तो नॉट अवेलेबल फॉर द डाटा एक्सेस, तो वो भी इस बात है वो डाटा एक्सेस के लिए अवेलेबल नहीं होगी। टेबल स्पेस दैट कैन नॉट बी टेक ऑफलाइन, सिस्टम टेबल स्पेस को ऑफलाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑल द टाइम मस्ट बी अवेलेबल फॉर द ओरेकल सर्वर। और टेबल स्पेस विद एक्टिव अंडू सेगमेंट उसको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते अगर उसमें एक्टिव अंडू सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। तो डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस को ऑफलाइन नहीं कर सकती। बाकी किसी भी टेबल स्पेस को आप जब मर्जी ऑफलाइन कर लें, ऑनलाइन कर लें, लेकिन जब आप उसको ऑफलाइन करेंगे तो चेक पॉइंट फायर होगा और चेक पॉइंट फायर होने के बाद ही वो उसको ऑफलाइन करेगा।
आल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा ऑफलाइन और आल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा ऑनलाइन। तो इस तरह आप आल्टर की कमांड से जब मर्जी उसको कर लें। और इसी तरह आल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा रीड ओनली, तो जैसे ही आप उसको रीड ओनली मोड में करेंगे तो वो भी फिर चेक पॉइंट फायर होगा, क्योंकि रीड ओनली मोड में कोई चेंज नहीं होनी होती। तो वो उस वक्त तक की तमाम ट्रांजेक्शन्स को सिंक्रोनाइज कर देगा विद योर डाटा फाइल्स। और डाटा जो है वो अवेलेबल होगा फॉर रीड ओनली पर्पज के लिए। ऑफलाइन में जो सा ये तो हो गया चेंज स्टोरेज। अच्छा, आप जो है वो उसकी जो स्टोरेज एक्सटेंशन पॉलिसी जिसको हम कह रहे थे, यू कैन आल्सो चेंज दैट एक्सटेंशन पॉलिसी एज वेल आफ्टर टेबल स्पेस क्रिएशन। तो एक तो टेबल स्पेस क्रिएशन के वक्त आप सेट कर सकते हैं, और टेबल स्पेस क्रिएट करने के बाद भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल कमांड है अल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा मिनिमम एक्सटेंड। आपने एक्सटेंड का साइज चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा कि वो जो ऑलरेडी एक्सटेंड्स ऑक्युपाइड होंगे या यूज होंगे वो उनका साइज चेंज नहीं करेगा। उससे ऑनवर्ड जितने भी न्यू होंगे एक्सटेंड एलोकेशन होगी या डी एलोकेशन होगी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर इसी तरह आल्टर टेबल्स पे यूजर डाटा डिफॉल्ट स्टोरेज और इनिशियल 2 MB नेक्स्ट 2 MB और मैक्स साइज 99 है। तो ये आपने उसको एक्सटेंशन पॉलिसी दे दी है कि इनिशियली वो 2 MB रखे और नेक्स्ट भी 2 MB करता जाए, और मैक्सिमम जो है वो 99 मैक्सिमम 999 एक्सटेंड वो एलोकेट कर सके। तो स्टोरेज सेटिंग्स फॉर लोकली मैनेज टेबल स्पेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो डिक्शनरी मैनेज को तो आप चेंज कर सकते हैं। लोकली मैनेजमेंट जैसे हमने कहा कि वो यूनिफॉर्म होती हैं, तो उसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो एक किस्म की ऑटो मैनेज हो रही होती है, तो इसलिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रीसाइज द टेबल स्पेस, तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। नंबर वन के या तो आप ऑटो एक्सटेंशन पॉलिसी रख लें या फिर आप मैनुअल रख लें। ठीक है, और मैनुअल में भी अगर आपने रखा है तो आप दो तरीकों से अपनी टेबल स्पेस को रीसाइज कर सकते हैं। नंबर वन, यू कैन ऐड अ वन मोर डाटा फाइल। नंबर टू, यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा फाइल। तो इन दो तरीकों से आप अपनी टेबल स्पेस को रीसाइज कर सकते हैं। कैन बी रीसाइज ऑटोमेटिकली विद द फॉलोइंग कमांड। तो लेट्स सपोज आप करते हैं क्रिएट टेबल स्पेस यूजर डाटा डाटा फाइल दिस दिस दिस, ऑटो एक्सटेंड आपने ऑन कर दिया, मैक्स है 500 MB, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड होती जाएगी डाटा फाइल, ठीक है, उस डाटा फाइल में। एंड यू कैन क्यूरी डीबीए अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल व्यू टू डिटरमिन वेदर ऑटो एक्सटेंड इज एनेबल्ड। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस के लिए कि आपको ऑटो एक्सटेंड ऑन है क्लास के नहीं, तो आप इस डाटा डिक्शनरी व्यू को क्यूरी कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज द डाटा फाइल साइज, तो आल्टर टेबल स्पेस डाटा फाइल रीसाइज। तो पहले लेट्स सपोज आपने उसको 100 MB रखा था, तो अब आप उसको कर सकते हैं रीसाइज 200 MB, तो वो उसका साइज उसी डाटा फाइल का इंक्रीज कर देगा। तो और दूसरा ये होता है, दूसरा मेथड ये है कि अब देखें, ये सिनेरियो अक्सर उसमें एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जी आपके पास एक यूजर डाटा टेबल स्पेस है और उसके अंदर जो डाटा फाइल है, एक मिनट मुझे दें जरा।
अच्छा जी। तो इसको जैसे मैं बता रहा था कि अक्सर सिनेरियो आ जाता है जी कि अगर आपने एक टेबल स्पेस है और उसमें एक डाटा फाइल है और उसका साइज फुल हो गया, तो अब आपने नया डाटा इंसर्ट करना है, तो हाउ यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ योर टेबल स्पेस। तो उसके फिर ये दो मेथड हो सकते हैं, ये आपको पता है। एक ये है कि आप एग्जिस्टिंग डाटा फाइल को साइज को इंक्रीज कर दें, और दूसरा ये है कि आप उसमें एक और डाटा फाइल ऐड कर दें। तो पहले एक डाटा फाइल है, दूसरी कर दें, तीसरी कर दें, चौथी कर दें, तो इस तरह आप जो है वो यू कैन ऐड द more data files into that table space. To increase the space allocated to a table space by adding the additional data files. तो उसके लिए alter table space add data file और उसका size, इस तरह ये कमांड आ जाएगी। तो दोनों मेथड ठीक है। और मेथड तो इसी तरह जो है वो आप डाटा फाइल्स को मूव कर सकते हैं, उनकी सपोज आपने लोकेशन चेंज करनी है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सपोज अगर आपका लेट्स सपोज मीडिया डैमेज कर गया, या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जी मीडिया डैमेज हो जाए एंड यू, या फिर आपने कोई नया मीडिया अटैच किया है एंड नाउ यू वांट टू मूव दैट डाटा फाइल टू अ न्यू लोकेशन। तो उसके लिए फिर ये है कि योर टेबल स्पेस मस्ट बी ऑफलाइन एंड टारगेट डाटा फाइल मस्ट एग्जिस्ट। फिर वही बात कि जी जो आपकी टारगेट डाटाबेस है वो आपने ओएस के थ्रू, कमांड के थ्रू सेपरेटली कॉपी करनी है, उसको कॉपी कर देना। अब आपने ओरेकल सर्वर को बताना है। देखिए ओरेकल सर्वर को तो नहीं पता कि आपने उसकी लोकेशन चेंज की है। वो तो जब भी आपने उस टेबल स्पेस से डाटा रीड करना है या राइट करना है, वो किधर से उसको देखेगा, वो अपनी कंट्रोल फाइल से देखेगा कि जी ये टेबल स्पेस किधर रिजाइड कर रही है। तो अब आपने उस कंट्रोल फाइल के कंटेंट्स को चेंज करने के लिए यू विल गिव दिस कमांड alter टेबल स्पेस यूजर डाटा रीनेम, ये आपकी पुरानी लोकेशन टू और ये नई लोकेशन, एंड यू कैन आल्सो चेंज द नेम ऑफ द डाटा फाइल। लेकिन ये जो न्यू लोकेशन है U02 और डाटा यूजर डाटा 1 2, इस लोकेशन के ऊपर ये जो डाटा फाइल है दैट मस्ट बी कॉपीड बाय यूजिंग द ओएस कमांड सेपरेटली, तो वो उधर डाटा फाइल होनी चाहिए। तो ये जो कमांड है इट विल ओनली अपडेट द कंटेंट्स ऑफ योर। जी अच्छा, वो सॉरी लाइट ऑफ होगी तो चलें अब हम इसको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस जी सर सर आज अच्छा अच्छा, चलें ठीक होगी। तो आप इस तरह जो है वो कमांड चेंज कर सकते हैं, तो ये लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये इट विल ओनली अपडेट द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल फाइल, लेकिन आपकी जो फिजिकल फाइल है दैट मस्ट बी कॉपीड और क्रिएटेड बाय यूजिंग द ओएस कमांड। तो वो आप सीपी की कमांड से या क्रिएट की कमांड से जो है वो फाइल उधर क्रिएट करेंगे, उसी नाम से, उसी साइज से, उसी लोकेशन पे। तो ये स्टेप्स जो हैं वो आप देख लें कि टेक द टेबल स्पेस ऑफलाइन, यूज ओएस कमांड टू मूव द कॉपी द फाइल और एग्जीक्यूट द टेबल स्पेस रीनेम कमांड, और ब्रिंग द टेबल स्पेस ऑनलाइन, यूज ओएस कमांड टू डिलीट द ओल्ड फाइल। तो वो आप उसको डिलीट कर सकते, वो भी आप सेपरेटली करेंगे। तो इसलिए अल्टर टेबल स्पेस रीनेम की कमांड जो है वो आपकी नई डाटा फाइल क्रिएट नहीं करती, ये जस्ट आपकी कंट्रोल फाइल को अपडेट करती है। तो ये मैं पहले भी आपको कई दफ़ा यही बात बता चुका हूँ कि अल्टर टेबल स्पेस हो गया, अल्टर डेटाबेस हो गया, अल्टर सिस्टम हो गया, तो ये सारी कमांड जो सी हैं ये आपकी कंट्रोल फाइल और या फिर एसपी फाइल को अपडेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो अल्टर डेटाबेस की आप डाटा फाइल को मूव भी कर सकते हैं, और रीनेम की कमांड से सिंपल सेम ही है। तो डेटाबेस मस्ट बी माउंटेड, टारगेट डाटा फाइल मस्ट एग्जिस्ट। तो आप जो है वो रीनेम की कमांड से जो है वो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं और उसका
नाम चेंज कर सकते हैं, और मूव की कमांड से सिर्फ आप जो है वो उसको कर सकते हैं, रीनेम की कमांड है तो उसको आप जो है वो न्यू लोकेशन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो वो खैर सेम ही है। तो इसी तरह फिर आप जो है वो टेबल स्पेस को ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रॉप करने के लिए देखें टेबल स्पेस ड्रॉप यूजर डाटा इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स। तो अगर आपकी डाटा फाइल्स के अंदर कोई अनडू एक्टिव अनडू सेगमेंट्स हैं, या फिर ये है कि डाटा फाइल्स के कंटेंट्स हैं जो कि आपके यूजर्स रीड कर रहे हैं, तो वो आपकी टेबल स्पेस को ड्रॉप करने नहीं देगा। तो उसको कहते हैं, जैसे वो कनकैटिनेशन के थ्रू आप करते हैं, तो जैसे इज द टेबल सिस्टम टेबल स्पेस को तो ज़ाहिर है ड्रॉप नहीं करने देगा, और इफ इट कैन हैव एक्टिव सेगमेंट्स तो फिर भी वो आपको ड्रॉप करने नहीं देगा। तो यू मस्ट इंक्लूड यूज द इंक्लूडिंग कंटेंट्स ड्रॉप द सेगमेंट्स इंक्लूडिंग कंटेंट्स डाटा फाइल्स। तो अगर आप उनको ड्रॉप करना चाहते हैं एक्टिव कंटेंट्स को, अपने सेगमेंट्स को और अपनी डाटा फाइल्स को भी, तो फिर आप करेंगे इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स। तो इट विल आल्सो ड्रॉप द टेबल स्पेस along with the segments and the data files, अदरवाइज वो आपको ये ड्रॉप करने नहीं देगा। और फिर कैस्केड कंस्ट्रेंट, ये कैस्केड कंस्ट्रेंट ही आ जाता है कि अगर उसमें कोई टेबल है, लेट्स सपोज एक टेबल आपका एक टेबल स्पेस में, दूसरा टेबल दूसरी टेबल स्पेस में, और उसके ऊपर आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाया हुआ की फॉरेन की, तो वो फिर भी आपको नहीं करने देगा ड्रॉप एक टेबल स्पेस जब तक आप उसको कैस्केड कंस्ट्रेंट का क्लास साथ यूज ना करें। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो OMF के थ्रू अब आपको समझ खुद ही आ जानी चाहिए कि OMF के थ्रू जो है यू हैव टू सेट दिस पैरामीटर db create file dest, ये तो That's slightly sure. अच्छा, तो बस अब तो मेरा ख्याल है कि वो हो ही गया है, इसको ख़त्म ही मैं करने लगा हूँ। हाँ जी, अब हो रही है। तो इस तरह जो सा OMF के थ्रू आप करेंगे तो आपने ये सिर्फ एक पैरामीटर जो है वो आपने सेट करना है अपनी पी फाइल में, या फिर ये अगर अल्टर सिस्टम से कर रहे हैं तो फिर वो किधर सेट होगा, आपकी एसपी फाइल में। ठीक है, तो एसपी फाइल में ये आपने ये वैल्यू दे दी है, और उसके बाद जो है फिर जब आप टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे तो देर इज नो नीड टू गिव द कंप्लीट पाथ ऑफ योर डाटा फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली OMF के थ्रू मैनेज हो जाएगा। तो ये अब आपको डिफरेंस ये हर दफ़ा क्योंकि हर एक के साथ आ रहा है तो इसका पता चल गया होगा। तो इस तरह we can retrieve the information from the dynamic performance views and data dictionary views about the table spaces, db underscore tables है, vb underscore ये dynamic performance view tables spaces है, db data files है, और db temp files है, और इसी तरह डायनामिक परफॉर्मेंस भी है। तो इसमें इनके कंटेंट्स में लिटिल बिट वेरिएशन होती है, अदरवाइज कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन भी होती है दैट विल बी स्टोर्ड ऑन बोथ इन द कंट्रोल फाइल एंड इन द एसपी फाइल। तो ये आप इसको क्यूरी कर सकते हैं। तो ये इसकी होगी समरी, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। और डिफ़ॉल्ट मेमोरी टेबल स्पेस क्या होती है, अनडू टेबल स्पेस क्या होती है, सिस्टम नॉन सिस्टम में क्या फ़र्क है, और इसका पर्पज़ क्या है, और तो ये सारे हैं। तो इसको कब कब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोकली मैनेज कैसे होती है, डिक्शनरी मैनेज कैसे होती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन मंडे को होगा हमारा लेक्चर नेक्स्ट। यस सर। जी सर। ठीक है, तो मंडे को फिर इंशाल्लाह आगे इससे